लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम मैथमेटिक्स की जो गोल्डन शिक्षण विधियां चल रही हैं उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और EVS हिंदी और साइकोलॉजी की गोल्डन टेस्ट सीरीज़ रोज़ाना सुबह 9 बजे आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। आज चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र कौन कौन से आपको बताना है, बताइए। सक्रियता, सजीवता, स्वाभाविकता, सहभागिता, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए आपका क्या आंसर होगा इसका। तो गणित के शिक्षण के जो प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं उनमें से आपका जो सक्रियता और सजीवता हो जाएगा और स्वाभाविकता और सहभागिता हो जाएगा। अतः आपके जो आंसर होंगे वो दोनों हो जाएंगे उपयुक्त दोनों ही। चलिए, और आप PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम लेट्स लर्न 2.0 पर आ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। संश्लेषण विधि का लाभ क्या है, बताइए। आपको बताना है जो संश्लेषण विधि है उसका क्या लाभ होता है। समय तथा शक्ति की बचत होती है, छात्र वास्तविक क्रियाएं करते हैं, या एक व्यवस्थित विधि है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए जो संश्लेषण विधि है उसका क्या लाभ होता है। जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकगणित शिक्षण का क्या महत्व है, आपको बताना है। अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या है? व्यावसायिक उपयोगिता के लिए, घरेलू कार्य के लिए, व्यावसायिक तथा मजदूरी के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। बताइए क्या होगा आंसर। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या आंसर होगा बताइए। जो अंकगणित है उसका उपयोग हम व्यवसाय में भी करते हैं, घरेलू कार्य में भी यूज में आता है, और व्यवसाय तथा मजदूरी में भी जो है अंकगणित काम में आता है। अतः जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका क्या है जो अंग होता है। शिक्षा है वो एक त्रिआयामी समन्वित रूप है। ब्लूम ने इसका जो वर्गीकरण किया था और उसका कौन सा जो अंग होता है आपको बताना है। शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए ब्लूम ने इस तरह से ये इसको बनाया था। तो यहाँ पर शिक्षक को बिठाया था यहाँ पर, और यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम था। ध्यान हो आपको, पाठ्यक्रम, और यहाँ पर जो है विद्यार्थी आपका क्या था, विद्यार्थी। इस तरह से ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा गणित में किस आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, बताइए। रेखा गणित है उसमें किस आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। आकार को, विस्तार को, स्थिति को, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए रेखा गणित में किसको आयाम प्रमुख स्थान दिया जाता है। कमेंट करिए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा आकार को, क्योंकि रेखा गणित है जिसमें आकार बनाए जाते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी शेप हो, और वो इसमें बनाई जाती है। अतः यहाँ पर जो आकार है इसका जो आंसर हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बताइए। घटती है, बढ़ती है, बराबर हो रहती है, या घट या बढ़ सकती है। बताइए क्या होगा। दो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी, देखिए दो समांतर रेखाएं इस तरह से चलती हैं, अतः उनके बीच की दूरी नहीं घटती ना बढ़ती है, अतः बराबर रहती है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बराबर रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। कोई बच्चा है वो क्लास में पढ़ने बैठा है और मतलब छात्र बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है कक्षा में, तो स्वयं अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे, आपको ये बताना है। परिचर्चा का आयोजन करके, ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें, या फिर जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करें उसे अधिक अंक देकर, या फिर बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका लगभग 98% जो बच्चे हैं वो गलत आंसर करने वाले हैं। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऐसे खेलों का आयोजन किया जाए जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें। खेल खेल में बच्चा झिझकेगा नहीं और वो बोलना पसंद करेगा। ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे तो वो ज़रूर बोलने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। आपकी समझ में एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है। आपकी समझ में आपको बताना है कि अध्यापकों के लिए कौन सा कौशल है वो अति आवश्यक होता है। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बच्चों के विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, या बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन करने के योग्य बनाना। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
कल हमने पार्ट 1 दिया था, उसको बहुत कम लोगों ने देखा, लाइक नहीं किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कल के में हमने 14 क्वेश्चन लिए थे, आज हमने उससे ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, अतः आपको आपका सब्सक्राइब तो बनता ही है। और यदि आप अच्छे से इसको देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम नेक्स्ट बार इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि लाने की कोशिश करेंगे। बताइए इसका क्या आंसर होगा? जो है आंसर बताना है क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा बच्चों के लिए विषय वस्तु का स्मरण करना है, बच्चों की परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? बताइए। आपको बताना है शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है, क्या वो मूल्यांकन है, उद्देश्य है, अधिगम है या अनुदेशन है? बताइए शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वो होता है मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड क्या है? शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है वो क्या क्या है? बताइए। छात्र की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, विषय वस्तु की प्रकृति या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। किसी अधिगम प्रक्रिया के मध्य छात्रों द्वारा आयोजित अनुभव क्या कहलाता है? अधिगम अनुभव, शिक्षण अनुभव, प्रशिक्षण में अनुभव या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसी अधिगम प्रक्रिया के मध्य छात्रों द्वारा आयोजित अनुभव क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो आयोजित अनुभव है उसको अधिगम अनुभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम अनुभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्वक्रिय सिद्धांत का अनुसरण करती है? आपको बताना है गणित शिक्षण की जो कोई विधि है जो स्वक्रिय सिद्धांत का अनुसरण करती है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जो है स्वक्रिया लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर जो है बल देती है। कौन सी है? ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर व्याख्यान विधि? बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका खेल विधि। क्या होगा? खेल विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्तता विशेष विशिष्टीकृत एवं व्यापीकरण के किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? आपको बताना है अमूर्तता विशेष विशिष्टीकृत एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की या फिर गणित की? बताइए किसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा गणित। क्या होगा? गणित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक BSTC के परीक्षार्थी ने अध्ययन अभ्यास के समय की कॉपी में, एक बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी गई। 62 - 48 को 46 लिख रहा है, तो बच्चे ने क्या समझने में गलती की? बताइए। 62 में से 48 घटा रहा है तो वो 46 लिख रहा है, उसने क्या गलती की? बताइए क्या होगा आंसर। तो इकाई दहाई की समझ नहीं है, या हासिल संख्या की समझ नहीं है, या सोने की समझ नहीं है, या फिर उधार लेने की समझ नहीं है? बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यानी कि ये सोने की समझ नहीं है नहीं होगा यहाँ, या शून्य की समझ नहीं है, ये आंसर होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, यानी उसको शून्य की जो है हासिल की समझ नहीं है, शून्य की समझ नहीं है, इसलिए आप उसने ये किया है। 8 और 2 10 होते हैं, लेकिन उसने 6 लिखा, उसको शून्य की समझ नहीं है। और यहाँ पर जो होगा लिखा होगा वो होगा शून्य। क्या लिखा होगा? शून्य। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न में से विकसित किए जा सकते हैं। कैसे विकसित किए जा सकते हैं? बताइए। चित्र, संकेत, ठोस वस्तुओं के द्वारा, पहले संकेत फिर चित्र फिर ठोस वस्तुएं, या फिर पहले ठोस वस्तुओं से फिर चित्रों के द्वारा उसके बाद संकेतों के द्वारा, या फिर ठोस वस्तुओं के द्वारा संकेतों के द्वारा या चित्र के द्वारा? बताइए एक क्रम में ऐसा होता है, तो आपको क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ठोस वस्तुओं या चित्र संकेत के आधार पर सबसे पहले ठोस वस्तुएं से अवगत होता है बच्चा, उसके बाद चित्र देखता है, उसके बाद संकेतों को समझने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, या बच्चे कक्षा में नियमित रहें? बताइए क्या आंसर होगा। कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या आंसर रहेगा आपका। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चे के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षण को प्राप्त हो, बच्चों के विषय में ज्ञान में समझ बढ़े,
बच्चे कक्षा में नियमित रहें। आपको मूल्यांकन करना है, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड, यानी कि बच्चों के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बुलेटिन बोर्ड जिस सहायक सामग्री में शामिल किया जाता है उसको क्या कहते हैं। देखिए बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट जब टीवी पर देखा होगा तो एक साइड में यहाँ पर जो है चित्र आते हैं, किस खिलाड़ी ने कितने रन बना लिए, एक बुलेटिन बोर्ड से आता है यहाँ पर, और वहाँ पर जो है लिखा रहता है कि इतने आउट हो गए, इतने रन हैं, उसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। अतः वो कैसा है, वो क्या ये श्रव्य सामग्री है या फिर दृश्य सामग्री है या श्रव्य सामग्री है या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा आंसर। तो ये मात्र दृश्य सामग्री है, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड बोलता नहीं, टीवी बोलती है, क्या टीवी बोलती है, लेकिन बुलेटिन बोर्ड जो है वो केवल दिखाने के काम आता है। दृश्य सामग्री यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रेखा गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है वो उपयुक्त विधि है बताइए। कौन सी है, आगमन निगमन, संश्लेषण विश्लेषण, विश्लेषण संश्लेषण या फिर निगमन आगमन विधि। रेखा गणित की कौन सी विधि है जो उपयुक्त विधि है, क्या होगा आंसर बताइए। तो रेखा गणित की जो उपयुक्त विधि है वो है विश्लेषण से संश्लेषण विधि, क्योंकि इसमें पहले विश्लेषण होता है उसके बाद संश्लेषण, यानी कि जैसे त्रिभुज बनाना है तो पहले एक रेखा, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, तीनों को जोड़ दिया जाता है, क्या कर दिया, जोड़ दिया, संश्लेषित कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि बताइए गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना है उसका निर्माण आवश्यक होता है, क्योंकि छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है पाठ्य योजना से, शिक्षकों को पाठ याद होता है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है या विषय वस्तु का गहन अध्ययन कराया जा सकता है। बताइए क्या आंसर होगा। अगर किसी गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण क्यों आवश्यक है, आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में कैसा परिवर्तन होगा, आपको बताना है। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन बच्चे को हो गया, ज्यामितीय आकृतियों को वो पहचानने लग गया, तो छात्रों के व्यवहार में कैसा परिवर्तन होगा। आकृतियों के वर्गीकरण करने का, आकृतियों की प्रशंसा करने का, गणित परिषद पट्ट पर जाने की आकृतियों को प्रदर्शन करने का, वैसी आकृतियों के खींचने का। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं उनसे भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। दोस्तों से तो सब्सक्राइब करवाना ही करवाना है। आज हम 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं, कल हम 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करेंगे तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो उसके व्यवहार में क्या होगा बताइए। तो वो है आकृतियों का वर्गीकरण करने की उसमें समझ आ जाएगी, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अतः आज हमने पार्ट 2 जो है कर लिया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।